हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट में हमने जो चैप्टर पढ़ा था दैट वाज सॉल्यूशंस एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो पहले हमने सॉल्यूशंस पढ़ा, सॉल्यूशंस क्या होता है, सॉल्युबिलिटी क्या होगा, वो सब देखा हमने। आफ्टर दैट क्या हुआ, हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की तरफ मूव किया था। उसमें यह देखा था कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चार टाइप के होते हैं, वो हमने देखा था। ठीक है। और लास्ट में आते आते कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का जो फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले में एक थोड़ा सा डिफेक्ट लग रहा था जो उसके मॉलिक्यूलर मास से रिलेटेड था। तो उसको सॉल्व करने के लिए, उस एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास को सॉल्व करने के लिए हमने वहां पे वेट ऑफ फैक्टर का यूज किया था। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग उस चैप्टर का एंड करते हैं और अभी हम यहाँ से नया चैप्टर शुरू करेंगे। और यहाँ पे जो नया चैप्टर शुरू होगा, इस चैप्टर का नाम होना चाहिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सो नेक्स्ट चैप्टर विल बी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड केमिस्ट्री है और इसीलिए हम इसको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोलेंगे। सिंपल सी बात, यहाँ पे कंडक्टर्स वगैरह क्या होता है, कंडक्टिविटी क्या होता है, वो हमको पढ़ना है। साथ में जो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनके बारे में पढ़ना है। और साथ में जो बैटरीज होती है, सेल बैटरी जो हम घर में यूज करते हैं, वो किस प्रकार से होती है, वो हमको पढ़ना है। ठीक है। तो यहाँ पे हम चैप्टर नंबर 3 शुरू करेंगे, जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब क्वेश्चन ये आता है कि जब ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री शुरू करते हैं तो हमको कुछ बेसिक्स पता होनी चाहिए। जो क्लियर होगा तो बात अच्छी बात है। ठीक है। ठीक है। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि कुछ बेसिक्स पता होने चाहिए। तो मैं कुछ बेसिक्स से शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। पहला बेसिक्स जो हमको पढ़ना है, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है। अब ये जो रेडॉक्स रिएक्शन होता है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड सेकंड इज कॉल्ड एज रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है? जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर कम होता है दैट इज कॉल्ड एज रिडक्शन। ठीक है। इस सिंपल डेफिनेशन से इतना तो क्लियर हो जाएगा कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है। एग्जांपल के लिए मैं NH को Na+ में कन्वर्ट करता हूं बाय लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। सो यहाँ पे Na हैविंग ऑक्सीडेशन नंबर 0, हियर Na हैविंग ऑक्सीडेशन नंबर +1, हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस, सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है। दूसरा ऐसा होता है, जब कभी हम किसी जैसे यहाँ पे Cl है तो Cl से हम Cl-1 बनाते हैं by gain of 1 electron, so oxidation number is 0, oxidation number is -1। अब 0 से -1 में गए, ऑक्सीडेशन नंबर कम हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ, और ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। क्या बोलेंगे? रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है। और जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है तो उस रिएक्शन को बोलेंगे हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ Cu + Zn+2, हियर Zn एंड Cu+2। ठीक है। अब दोनों साइड में हमको रिएक्शन को देखना है। हम लेफ्ट साइड को देख रहे हैं, सो हियर ऑक्सीडेशन नंबर इज 0, हियर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Zn इज +2, हियर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Zn इज 0 एंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कॉपर इज +2। ठीक है। तो सबसे पहला काम है ऑक्सीडेशन नंबर को लिखना। तो पहला काम है ऑक्सीडेशन नंबर को आप लिखो, और जैसे ही ऑक्सीडेशन नंबर लिख के हो जाएगा तो कंपेयर करना है कि लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या हो रहा है। लेफ्ट टू राइट Zn से Zn पे गए, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ, इट मींस दैट दिस रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। Cu is converted into Cu+2, oxidation number is decreases, so
रिडक्शन रिएक्शन, दिस इज रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। हियर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ, सो दिस इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ये दोनों के दोनों रिएक्शन जब साइमल्टेनियसली होते हैं तो उसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। अब मैंने आपको क्वेश्चन पूछा, इनमें से ऑक्सीडेशन किसका हुआ? हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो ऑक्सीडेशन किसका हुआ? हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो ऑक्सीडेशन किसका हुआ? ऑक्सीडेशन कॉपर का हुआ, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको कहा जाता है रिड्यूसिंग एजेंट, उसको कहा जाता है रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो किसका रिडक्शन हो रहा है? हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो किसका रिडक्शन हो रहा है? किसका रिडक्शन हो रहा है? तो यहाँ पे जो रिडक्शन हो रहा है वो Zn+2 का हो रहा है। किसका हो रहा है? Zn+2 का। तो यहाँ पे Zn+2 Zn में कन्वर्ट हो रहा है, तो जिसका रिडक्शन हो रहा है उसको हम बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या बोलेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझे बात को? ठीक है। तो इतना यहाँ से मुझे बताना था कि रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है। तो जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, जिसका रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। दैट्स सिंपल, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जो हम 11th में भी पढ़े थे, ठीक है। अब ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा मैं, इस टॉपिक को यहीं पे खत्म करता हूँ, ठीक है। तो रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब होता है जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों साइमल्टेनियसली होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज रेडॉक्स रिएक्शन। जिसका होगा ऑक्सीडेशन वो कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका होगा रिडक्शन वो होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। अब मैं आपको पूछता हूँ कंडक्टिविटी के बारे में, तो कंडक्टर्स के बारे में। मैं यहाँ पे कंडक्टर से लिखता हूँ, कंडक्टर्स कंडक्टिविटी बोथ आर रिलेटेड टू ईच अदर। अब मैंने आपको पूछा कोई भी कंपाउंड या तो कोई भी सॉल्यूशन कंडक्टिविटी शो करेगा कि नहीं करेगा, कोई भी मैटर जो है वो मैटर कंडक्टिविटी शो करेगा कि नहीं करेगा, ये कंडक्टिविटी विच फैक्टर के ऊपर डिपेंड होता है? कंडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन विच फैक्टर। तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो स्पेशल में कंडक्टिविटी शो करेगा कि नहीं करेगा? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करते हैं। तो नॉर्मली कंडक्टिविटी कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड होता है? मतलब जिससे हमको पता चले कि ये कंडक्टर का काम करेगा कि नहीं करेगा। जैसे हम बोलते हैं मेटल्स आर गुड कंडक्टर एंड नॉन मेटल्स आर द पुअर कंडक्टर्स, सही है ना। तो कंडक्टिविटी दो फैक्टर के ऊपर डिपेंड होता है। सबसे पहला होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, किसके ऊपर? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो या तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए या तो उनके पास चार्ज पार्टिकल होने चाहिए। क्या होने चाहिए? चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है। ये जो चार्ज पार्टिकल्स है इनको हम आयंस बोलेंगे, और आयंस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो सकता है या तो निगेटिव चार्ज होगा। पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो उसको कटायन बोलेंगे, और निगेटिव चार्ज रहेगा तो एनायन बोलेंगे, ठीक है। ऐसे, ओके, ठीक है। सो ये होता है कंडक्टिविटी के लिए बेसिक क्राइटेरिया। तो इफ कोई भी कंडक्टिविटी शो करेगा कि नहीं करेगा, ये बताने के लिए दोनों में से कोई भी एक बात वो क्लियर होना चाहिए, या तो उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए या तो उनके पास आयंस होने चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स? फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब होता है ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो इजीली अपनी पोजीशन चेंज करें। फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो इजीली अपनी पोजीशन को चेंज करे, वो इजीली अपनी पोजीशन को रोटेट करे। अब बात करते हैं मेटल की और नॉन मेटल की। तो दोनों में से किस में इलेक्ट्रॉन का फोर्स, इलेक्ट्रॉन के साथ न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है? मेटल और नॉन मेटल दोनों में से न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा कहां पे होता है? मेटल और नॉन मेटल में से। तो नॉन मेटल में ज्यादा होता है। अब नॉन मेटल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा तो क्या होगा? ये नॉन मेटल के जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे ना वो इजीली नहीं घूमेंगे, और जब वो इजीली मूव नहीं कर रहे इसका मतलब उनका जो रोटेशन है वो लिमिटेड है। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं बोलेंगे। लेकिन मेटल्स जो होता है ना, सॉरी दिस इज एम, जो मेटल होता है ना वो मेटल के साथ वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन वीक होता है, इसलिए ये इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, और इसीलिए मेटल को कहा जाता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट,
नॉन मेटल इजीली इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और इसीलिए इसको कहा जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रोपॉजिटिव ऐसे ही नहीं बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने की वजह से पॉजिटिव चार्ज आता है एंड दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज नेगेटिव चार्ज इज देयर एंड दैट्स व्हाई दे आर कंसीडर्ड एज अ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, तो ये मेटल के पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इजीली ट्रांसफर कर सकता है और इसीलिए ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो है ये मेटल के पास होते हैं और इसीलिए मेटल जो है वो कंडक्टिविटी शो करता है। सो कंडक्टिविटी ऑफ मेटल इज ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। समझे बात को? अब रही बात आयंस की, चार्ज पार्टिकल की। तो चार्ज पार्टिकल को क्या बोलेंगे? चार्ज पार्टिकल जो रहेंगे वो हमको कहाँ मिलेंगे? जब उनका डिसोसिएशन होगा। कल हमने देखा था NaCl का डिसोसिएशन होगा, Na+ और Cl- मिलेगा। सो चार्ज पार्टिकल मिलने के लिए किसी कंपाउंड का डिसोसिएशन होना चाहिए और डिसोसिएशन ऐसा होना चाहिए कि वो चार्ज पार्टिकल बनाए, नहीं तो हम CaCO3 का डिसोसिएशन करते हैं तो हमको CaO+ CO2 मिलता है। तो ऐसा डिसोसिएशन हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी हमने डिसोसिएशन किया, डिकम्पोजिशन बोलो उसको, डिसोसिएशन डिकम्पोजिशन दोनों बोलो। तो यहाँ पे हमने इसको तोड़ा तो दो मॉलिक्यूल्स मिले और दोनों के दोनों न्यूट्रल है, तो ये आयंस प्रोड्यूस नहीं करेगा, ये चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस नहीं करेगा। लेकिन हम इनके जगह हम NaBr को तोड़ते हैं तो NaBr को तोड़ने के बाद हमको Na+ और Br- मिलेगा। क्या मिलेगा? Na+ और Br-। मतलब इस पहले कंपाउंड को तोड़ के कुछ फायदा नहीं है, पहले कंपाउंड को तोड़ के कुछ फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि मिलने वाले आयंस तो है नहीं, लेकिन दूसरे कंपाउंड को तोड़ने से हमको आयंस मिल रहे हैं। इसका मतलब ये सेकंड वाला कंपाउंड जो रहेगा वो कंडक्टिविटी शो कर सकता है। ठीक है, तो कंडक्टिविटी के लिए दो बेसिक क्राइटेरिया है, या तो चार्ज पार्टिकल होना चाहिए या तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। समझे? अब रही बात चार्ज पार्टिकल की, तो चार्ज पार्टिकल जो होते हैं उनको आयंस बोलेंगे, एक को बोलेंगे कटायन और दूसरे को बोलेंगे अनायन। अब क्वेश्चन ये आता है कि चार्ज पार्टिकल जो रहेंगे वो कौन देगा? चार्ज पार्टिकल कौन देगा? चार्ज पार्टिकल जो देगा वो देगा हमको इलेक्ट्रोलाइट। क्या देगा? इलेक्ट्रोलाइट। डू यू नो द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइट? क्या आपने इलेक्ट्रोलाइट का नाम सुना है पहले या फर्स्ट टाइम सुन रहे हो? इलेक्ट्रोलाइट पढ़ा है मतलब सुना या नहीं सुना है? ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है किसी ऐसे सब्सटेंस को हम सॉल्वेंट में ऐड करते हैं। ठीक है, समझा रहा हूं। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है कोई ऐसा सब्सटेंस जिसको हम किसी सॉल्वेंट में ऐड करते हैं एंड आफ्टर एडिशन ऑफ सॉल्वेंट इफ वो चार्ज पार्टिकल में डिसोसिएट होता है, इफ वो चार्ज पार्टिकल में डिसोसिएट होता है तो उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलाइट। जैसे हम HCl की बात करते हैं तो HCl जो हम NaCl की बात करते हैं तो NaCl जो रहेगा इसको हम क्या करेंगे? वाटर में ऐड करेंगे और वाटर में ऐड करने के बाद ये बन जाएगा Na+ और Cl-। इसका मतलब ये NaCl जो रहेगा ये सॉल्वेंट में ऐड करने के बाद डिसोसिएशन करेगा। ठीक है, और इफ वो डिसोसिएशन करता है इसका मतलब इस NaCl को हम इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे। अब मन में क्वेश्चन ये आता है कि सर ठीक है ये तो हमारा सॉल्यूट है, अब सॉल्वेंट कौन सा होगा? तो नॉर्मली ऐसा होता है एक सॉल्वेंट को हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं। किसको बोलते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट? हु इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट? वाटर। एंड व्हाई वाटर इज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट? बिकॉज मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स जो होते हैं वो वाटर में सोल्यूबल होते हैं। इसका मतलब यहाँ पे हम जब भी इस कंडक्टिविटी के बारे में पढ़ते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम वाटर के साथ ही जाते हैं। इफ मेंशन किया हुआ है कि किसी सॉल्वेंट का नाम तो हमको उनके बारे में सोचना है, और कुछ नहीं बोला है तो यही मान के चलना है कि देयर सॉल्वेंट शुड बी वाटर। ठीक है, और रही बात वाटर की, तो वाटर में जो आयंस होते हैं वो इजीली डिसोसिएट, मतलब इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो इजीली डिसोसिएट होता है।
तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट इज ए सब्सटेंस विच डिसोसिएट इन सॉल्वेंट, एंड नॉर्मली हम यहाँ पे सॉल्वेंट के जगह वाटर भी बोल सकते हैं। क्यों वाटर को बोल सकते हैं? क्योंकि सॉल्वेंट में से यूनिवर्सल सॉल्वेंट वाटर है, और इसीलिए हम यहाँ पे डेफिनेशन में थोड़ा चेंज भी कर सकते हैं। द सब्सटेंस विच डिसोसिएट इनटू आयंस इन वाटर, ये लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा इलेक्ट्रोलाइट का डेफिनेशन। इसका एग्जांपल मैंने आपको बताया था, कौन सा? हमारे घर में फ्लावर पॉट है, इसको वास बोलते हैं, ठीक है। वो नॉर्मली ग्लास का है तो चीनी मिट्टी का बना होता है। उस वास को हमने छोड़ दिया, नीचे जाने के बाद वो टूट रहा है, वो टूटेगा तो इलेक्ट्रोलाइट, नीचे जाने के बाद गिरने के बाद भी नहीं टूटेगा, जैसे मेटल की चीज रहेगी, वो नीचे जाने के बाद नहीं टूटेगी, तो उसको हम बोलेंगे नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अब एक रबर का बॉल है, इस रबर के बॉल को हमने नीचे फेंका, तो नीचे जाने के बाद बॉल टूटेगा, रबर का बॉल है तो वो नहीं टूटेगा। इसका मतलब यहाँ पे रबर के बॉल का डिसोसिएशन नहीं हुआ है। तो उस रबर के बॉल को एग्जाम्पल बता रहा हूँ, तो रबर का बॉल जो फ्लावर पॉट है वो इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, रिलेशन बता रहा हूँ मैं। इफ हम किसी को फेंके नीचे, नीचे मतलब सॉल्वेंट मानते हैं, तो सरफेस जो है फ्लोर का उसको सॉल्वेंट मान के चलते हैं, और ये जो रबर का बॉल है ये हमारा सब्सटेंस है। इस रबर को बॉल के छोड़ दिए, वो नीचे गए, टूटा नहीं टूटा। अरे रबर का बॉल डिसोसिएट हुआ नहीं हुआ? नहीं हुआ, और डिसोसिएट नहीं हुआ इसका मतलब वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट रहेगा। लेकिन ग्लास की कोई चीज होती है, उसको हम नीचे फेंकेंगे तो जैसे ही वो सरफेस के ऊपर स्ट्राइक होगा, सरफेस मतलब सॉल्वेंट, तो वहां जाने के बाद वो ग्लास जो रहेगा वो टूट जाएगा और वो छोटे छोटे पार्टिकल में डिवाइड हो जाएगा, तो उसको हम बोल सकते हैं कि वो डिसोसिएट हुआ, तो दैट इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट का मतलब द सब्सटेंस व्हिच डिसोसिएट इन सॉल्वेंट और डिसोसिएट इनटू वाटर, एंड दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो क्या आपको इलेक्ट्रोलाइट का मतलब समझ में आया? इज इट? तो क्या आपको इलेक्ट्रोलाइट का मतलब समझ में आया? और ये इलेक्ट्रोलाइट जो रहेगा वही आयंस देगा, इलेक्ट्रोलाइट देगा वही आयंस देगा। हम इसको इलेक्ट्रोलाइट नहीं बोलेंगे, क्यों? क्योंकि ये आयंस में डिसोसिएट नहीं हो रहा है, तो उसको हम नहीं बोलेंगे। तो जो आयंस में डिसोसिएट हो रहा है वही किसका काम करेगा? इलेक्ट्रोलाइट का काम करेगा। अब देखो, इसमें भी दो पॉसिबिलिटी है, कौन सी? एक को बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और दूसरे को बोलते हैं हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट। कैसे? ये हमने इक्विलिब्रियम में पढ़ा था शायद, आयोनिक इक्विलिब्रियम में बताया होगा मैंने, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है और वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। सही है? सही है ना? हमने पढ़ा था इक्विलिब्रियम में, आयोनिक इक्विलिब्रियम में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, डिसोसिएट ज्यादा होगा या डिसोसिएट कम होगा, बस वही कंसेप्ट यहाँ पे भी यूज करना है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होगा? द सब्सटेंस व्हिच डिसोसिएट कंप्लीटली in solvent, that is called as strong electrolyte, and the substance which dissociate incompletely, that is called as weak electrolyte। तो नॉर्मली ये मान के चलते हैं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होता है ये 100% डिसोसिएट होता है, मान के चलते हैं, और इसमें होता है इसका डिसोसिएशन विल लेस देन 100%, ठीक है। तो डिसोसिएशन देखना होगा कि वो कितना डिसोसिएट हो रहा है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बोला HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड CH3COOH इज अ वीक एसिड, सही है ना? ये दोनों में से एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और दूसरा वीक एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब ये 100% डिसोसिएट होगा और हमको H+ और Cl- देगा, तो जितने HCl रहेंगे उतने ही H+ और उतने ही Cl- मिलने चाहिए, और इसीलिए हमने इसको स्ट्रॉन्ग एसिड बोला है। स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दोनों के लिए कंडीशन सेम है। फर्क इतना है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आयंस देगा और स्ट्रॉन्ग एसिड H+ आयन देगा। तो इसमें आयंस होने चाहिए, कटायन और अनायन होना चाहिए, वो कोई भी हो सकता है। एसिड में ऐसा नहीं है, कटायन अनायन तो रहेगा लेकिन कटायन हमेशा H+ आयन ही होना चाहिए, तभी उसको स्ट्रॉन्ग एसिड बोलेंगे, ठीक है। वीक एसिड में क्या होगा? इसका जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन रहेगा दैट विल बी लेस देन 100,
मतलब 100% से कम रहेगा। ये मान के चलते हैं हमने इसके 50 मॉलिक्यूल यूज किए और 50 के 50 मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो गए और 50 H+ आयन मिले और 50 Cl- आयन मिले। लेकिन इसमें एक हम इसके 50 मॉलिक्यूल्स यूज करते हैं तो उनमें से 40 डिसोसिएट हो गए और 10 अनडिसोसिएट है। इसका मतलब 40 मिलेंगे H+ आयन, 40 मिलेंगे एसीटेट आयन और 10 मिलेंगे एसिटिक एसिड। इसका मतलब यहाँ पे डिसोसिएशन पूरा नहीं हुआ। तो जहां पे डिसोसिएशन पूरा हो रहा है उसको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग और जहां पे डिसोसिएशन कम हो रहा है उसको बोलेंगे वीक। समझ गए बात को? बात समझ गए ना? तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट दोनों, ठीक है। अब देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में नंबर ऑफ आयंस ज्यादा रहेंगे कंपेयर टू वीक इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में डिसोसिएशन जो होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, ज्यादा होता है, और वीक इलेक्ट्रोलाइट में डिसोसिएशन जो रहेगा वो कम रहेगा। और ऐसे टाइम पे हमने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को भी देखा था जिसको हमने अल्फा बोला था। तो यहाँ पे अल्फा का वैल्यू भी लिख सकते हैं। अल्फा का मतलब होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो स्ट्रॉन्ग एसिड का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज्यादा था और वीक एसिड का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम था। सही है ना? क्लियर है? तो हम उसके हिसाब से देख सकते हैं कि ये किस प्रकार से बिहेव करेगा। ठीक है, इससे दो बातें ध्यान रखना है, स्ट्रॉन्ग और वीक में फर्क क्या है। दूसरी बात, आयंस की वजह से कंडक्टिविटी शो करेगा या तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कंडक्टिविटी शो करेगा। जो आयंस की वजह से कंडक्टिविटी शो करेगा उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, और जो आयंस की वजह से नहीं करेगा वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करेगा उसको हम बोलेंगे मेटालिक कंडक्टर। ठीक है, तो यही से हम इस कंडक्टर्स को या कंडक्टेंस को या तो कंडक्टर को, कंडक्टेंस कंडक्टर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है मेटालिक कंडक्शन, एक होता है मेटालिक कंडक्शन, ठीक है, और दूसरा कंडक्शन जो होता है वो होता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स, ठीक है। अब आप बात समझ ही गए होंगे कि कंडक्टर्स में से एक है मेटालिक और दूसरा है इलेक्ट्रोलाइटिक। ये किसके वजह से होना चाहिए? किसके वजह से? फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, आयंस की वजह से। ये किसके वजह से होना चाहिए? फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, आयंस की वजह से। ये होना चाहिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से और ये होना चाहिए किसके वजह से? ये होना चाहिए आयंस की वजह से। तो पहली पॉइंट लिख सकते हैं, ठीक है, दिस इज ड्यू टू मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसको बोल सकते हैं ड्यू टू मूवमेंट ऑफ फ्री आयंस। तो आयंस लिखेंगे तो भी चलेगा, ये पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट, These metallic conductors are present only in solid state। ठीक है, तो जितने भी मेटालिक कंडक्टर्स होते हैं वो सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं, एक्सेप्शन को छोड़ देते हैं। लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स जो होते हैं वो कौन से स्टेट में कंडक्टिविटी शो करते हैं? NaCl आयन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर शो करेगा। तो NaCl जो रहेगा वो सॉलिड स्टेट में कंडक्टिविटी शो करता है या लिक्विड स्टेट में कंडक्टिविटी शो करता है? तो वो कौन से स्टेट में करता है? मोल्टन स्टेट में। तो यही मान के चलते हैं कि इट विल शो कंडक्टिविटी इन लिक्विड स्टेट। तो ये लिक्विड स्टेट में कंडक्टिविटी शो करेगा और ये सॉलिड स्टेट में कंडक्टिविटी शो करेगा। ठीक है, ओके। यहां पे नो ट्रांसफर ऑफ एनी मैटर, और इसमें लिखते हैं ट्रांसफर ऑफ मैटर एस आयंस। ये वाला पॉइंट मुझे थोड़ा सा समझ में नहीं आया, एक बार पढ़ लो अच्छे से और समझ में आने का तो देखो। मेटालिक आयन, मेटालिक कंडक्टर्स में नो ट्रांसफर ऑफ एनी मैटर, यहां पे लिखा हुआ है ट्रांसफर ऑफ मैटर्स एज अ आयन।
ठीक है, मतलब हम इसको एक पार्ट मानते हैं, इसको दूसरा रीजन मानते हैं। ठीक है, या तो हम इसको एक रीजन मानते हैं, इसको दूसरा रीजन मानते हैं। नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं। ठीक है, इसको हम एक रीजन मानते हैं, इसको दूसरा रीजन मानते हैं। ठीक है, मैटर का मतलब कोई पार्टिकल्स होना चाहिए। ठीक है, मास होना चाहिए इसका। अब यहां से कटायन है वो इधर चला गया, कटायन इधर चला गया, तो इस साइड में कटायन का क्वांटिटी कम हो गया और इस साइड में कटायन का क्वांटिटी ज्यादा हो गया। और सपोज कटायन चला गया मतलब Na+ चला गया, तो इस साइड में मास कम होगा और इस साइड का मास बढ़ेगा, क्योंकि मास जो होता है वो उनके मॉलिक्यूलर मास के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो हम ये मानते हैं कि यहाँ का Na+ इधर चला गया, इसका मतलब थोड़ा सा मास यहाँ पे चला गया। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में मैटर जो रहेगा वो ट्रांसफर होगा एक साइड से दूसरे साइड में। इसका बेस्ट एग्जांपल बताता हूँ, हमने प्यूरिफिकेशन किया था कॉपर का, याद है, मेटलर्जी में। तो जब कॉपर का प्यूरिफिकेशन किया था तो एक इलेक्ट्रोड का साइज कम हुआ था और दूसरे इलेक्ट्रोड का साइज बढ़ा था। सही है, एक इलेक्ट्रोड का साइज कम हुआ था और दूसरे इलेक्ट्रोड का साइज बढ़ा था। इसका मतलब वहां पे आयंस का ट्रांसफर हो रहा है, और जब आयंस का ट्रांसफर होगा तो वहां पे क्या होगा, वहां पे मैटर का ट्रांसफर होगा। और इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में मैटर जो होता है वो ट्रांसफर होता है। लेकिन जब मेटालिक की बात आएगी तो क्या होगा, ओनली इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन जो रहेंगे वो क्या करेंगे, अपनी पोजीशन को चेंज करेंगे। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहा है, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, लेकिन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बहुत कम होता है। और इसीलिए हम ये मान के चलते हैं कि उसके वजह से यहाँ पे किसी प्रकार का कोई भी मैटर का ट्रांसफर नहीं हुआ। ठीक है, क्लियर है, ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। ट्रांसफर ऑफ मैटर एज आयंस वो इलेक्ट्रोलाइटिक में होता है, लेकिन मेटालिक में मैटर का ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, नो चेंज इन प्रॉपर्टीज, no change in properties of conductor, no change in properties, here change in properties, सही है, मतलब इसमें कुछ नहीं होगा, तो इसके प्रॉपर्टी चेंज नहीं होंगे, लेकिन ये जो रहेगा उसका डिकम्पोजिशन हो जाएगा। इसका क्या हो गया, डिकम्पोजिशन हो गया। तो डिकम्पोजिशन होने के पहले और डिकम्पोजिशन होने के बाद दोनों टाइम पे इसका नेचर डिफरेंट रहेगा। सही है, इसका डिकम्पोजिशन नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, इसका मतलब इनके प्रॉपर्टीज जो रहेंगे उसमें कुछ चेंज नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट है ये डिकम्पोज हो रहा है, और डिकम्पोज होने की वजह से इनके प्रॉपर्टीज जो रहेंगे वो चेंज हो जाएंगे। सही है, लास्ट पॉइंट, कंडक्टिविटी is inversely proportional to temperature. Here conductivity is directly proportional to temperature. ठीक है, तो एक में टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो कंडक्टिविटी बढ़ेगा, और दूसरे में टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो कंडक्टिविटी कम होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कंडक्टेंस को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है मेटालिक कंडक्टेंस और दूसरा होता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 5 ऑफ एक्सपेक्टेड कि इस पे डाउट्स आ सकते हैं, और वो सही था मेरा डाउट, मतलब एक्सपेक्टेशन। ठीक है, पहले इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये क्लियर है, ये क्लियर है। क्यों ऐसा होगा, क्यों ऐसा होगा, इफ टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बॉन्ड इजीली टूटेगा। सही है ना, तो हम ये मान के चलते हैं कि हमारे पास यहाँ पे NaCl है और इनका बॉन्ड तोड़ के Na+ और Cl- बनाना है, तो हमको यहाँ पे इन दोनों के बीच का बॉन्ड तोड़ना है। और बॉन्ड तोड़ेंगे तो
तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हीट को देना पड़ेगा, टेम्परेचर को देना पड़ेगा। तो जितना ज्यादा टेम्परेचर देंगे उतना बॉन्ड जल्दी और इजीली टूटेगा, और जितना बॉन्ड इजीली टूटेगा उतना नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे। सही है। तो इंक्रीज इन टेम्परेचर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो सकता है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो नंबर ऑफ आयंस का क्वांटिटी बढ़ जाएगा, और इसीलिए इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस जो रहेगा, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी जो रहेगा वो बढ़ेगा। तो मेरे हिसाब से आपको डाउट इसमें नहीं होना चाहिए, आपको डाउट यहां पे होगा। एम आई राइट? आपको डाउट इसमें नहीं है, आपको डाउट इसमें है कि व्हाई कंडक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मेरे हिसाब से। सही है। तो अब इसकी बात देखते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। व्हाई? रीजन इज दैट अब यहां पे ये मेटल के पॉजिटिव चार्जेस है, these are the positive charges of metal, ठीक है। और हर मेटल के बीच में एक मेटल के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, ये मान के चलते हैं, ठीक है। सो दीज आर इलेक्ट्रॉन्स, हर मेटल के इलेक्ट्रॉन्स है, और ये मान के चलता हूं कि हर मेटल के पास एक एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, और ये हमारा मेटालिक सब्सटेंस है, ठीक है। तो इनका अरेंजमेंट ऐसे नहीं होगा, ठीक है। इनका अरेंजमेंट कैसे होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव नहीं रहेगा, इसमें ऐसा होता है लाइक दिस वन, this is positively charged, this is electron, this is positively charged, this is electron, this is electron, ये positively charged, ये electron, ये positively charged, this is ये positively charged, positive, this is one, this is electron, ये पॉजिटिवली चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन, और ये पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। मैं आयंस नहीं बोल रहा हूं, आयंस नहीं बोल रहा हूं मैं, ठीक है, आयंस की बात नहीं कर रहा हूं मैं यहां पे बात कर रहा हूं मेटल के बाजू में इलेक्ट्रॉन है, और ये इलेक्ट्रॉन इजीली ट्रांसफरेबल है। तो अब क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इजीली ऐसे ट्रांसफर हो रहा है, यहां पे ये इलेक्ट्रॉन यहां चला गया, 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 ये इलेक्ट्रॉन यहां चला गया। दिस इज कॉल्ड एज द ट्रांसफर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो इसको बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सही है, क्लियर है? ठीक है, ओके। अब देखो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। ये आपका क्लासरूम है, ठीक है, और यहां से बाहर जाने का रास्ता है ये, ठीक है। सो दिस इज योर क्लासरूम, और ये बाहर जाने का रास्ता है। सो दिस इज द डोर, ठीक है, इस प्रकार से। अब यहां पे ऑलरेडी एक कोई खड़ा है, एक ऑलरेडी कोई खड़ा है, और मैंने आपको बोला आपको यहां से जाना है, तो फास्ट जा सकते हो, स्पीड पे जा सकते हो। मैंने बोला है आपको क्लास के बाद फास्ट जाना है, एकदम स्पीड में जा सकते हो। क्यों जा सकते हो? इसका रीजन है, इसके वजह से कोई प्रॉब्लम आएगा नहीं, क्योंकि डोर इतना बड़ा तो है ना कि वहां से 2 लोग आराम से जा सकते हैं, 3 लोग आराम से जा सकते हैं, और इतना बड़ा ये डोर का स्पेस है, तो यहां से आप इजीली जा सकते हो। और एक कंडीशन, पहली कंडीशन कि ये जो यहां पे खड़ा है डोर पे, उसका पोजीशन फिक्स है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, वो अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, वो ऑसिलेट हो रहा है।
वो ऑसिलेट हो रहा है। तो कौन से कंडीशन में आपको यहां से बाहर जाना इजी होगा, या कौन से कंडीशन में आप फास्टली बाहर मूव कर सकते हो? फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन, ये जो डोर पे बैठा हुआ है इसका पोजीशन फिक्स्ड है। सेकंड कंडीशन, ये वाला ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, तो आपको यहां से फास्ट जाना है। तो जब इसका पोजीशन फिक्स होगा तो आपका ट्रांसफर इजी होगा, सही है। लेकिन जब ये ऐसा ऑसिलेट हो जाएगा तो आपका ट्रांसफर जो रहेगा वो डिफिकल्ट होगा। एम आई राइट? इतना समझ में आ गया कि आपको फर्स्ट कंडीशन में ट्रांसफर इजी क्यों है और सेकंड कंडीशन में ट्रांसफर डिफिकल्ट क्यों है, आपका समझ में आ गया? ठीक है। क्यों? क्योंकि पहले वाले कंडीशन में जहां से आपको जाना है उसके बाजू में जो खड़ा है वो आपको किसी प्रकार का कोई रिपेल नहीं करेगा, लेकिन सेकंड वाले में उसका पोजीशन फिक्स नहीं है, तो आपको धीरे धीरे जाना पड़ेगा, यहां जाके वेट करना पड़ेगा। जैसे ही वो राइट साइड में जाएगा आप लेफ्ट साइड से जाओगे, तो आपको वेट करना पड़ेगा कि कब ये राइट साइड में जाएगा। या तो ये लेफ्ट साइड में जा रहा है तो आप राइट साइड से निकल जाओगे, तो आपको वेट करना पड़ेगा कि आपको यहां से जगह मिले जाने के लिए। क्यों? क्योंकि इसका पोजीशन फिक्स नहीं है, कभी ये यहाँ पे रहेगा, कभी बीच में रहेगा, कभी अपर साइड में रहेगा, लेफ्ट साइड में रहेगा। तो ये प्रॉब्लम आता है कब? जब टेम्परेचर को बढ़ाते हैं। जब टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो ये मेटल्स के जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं ना, वो ऑसिलेट करते हैं। अब वो ऑसिलेट करने से क्या होगा, इनका ऑसिलेशन बढ़ जाएगा, और इनके ऑसिलेशंस की वजह से सपोज इसका ऑसिलेशन बढ़ गया मेटल का, तो ये पॉजिटिवली चार्ज मेटल का जब ऑसिलेशन बढ़ेगा तो ऑसिलेशन बढ़ने की वजह से क्या होगा, इनका ट्रांसफर जो रहेगा वो डिफिकल्ट होगा, क्योंकि इनको यहां जाने के लिए जो रास्ता पहले मिल रहा था वो इन पॉजिटिवली चार्ज के ऑसिलेशन की वजह से नहीं मिलेगा। अब ये आपका पॉजिटिवली चार्ज बन गया और आप यहाँ पे खुद इलेक्ट्रॉन बन गए। तो जब ये पॉजिटिवली चार्ज फिक्स रहेगा एक जगह, तो इलेक्ट्रॉन का मतलब आपका ट्रांसफर इजी होगा, फास्ट होगा, तो कंडक्टिविटी भी ज्यादा रहेगी, सही है ना। मेटालिक कंडक्टिविटी इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है, और इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट जितना इजी होगा उतना ही उसका कंडक्टिविटी ज्यादा रहेगा, सही है। अब टेम्परेचर बढ़ा दिया तो क्या होगा, इन पार्टिकल्स का ऑसिलेशन बढ़ जाएगा, और जब इस पार्टिकल का ऑसिलेशन बढ़ेगा तो क्या होगा, यहां से जो इलेक्ट्रॉन जा रहा था उस इलेक्ट्रॉन का स्पीड बढ़ेगा या कम होगा। ये जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा था अब वो फास्ट होगा या स्लो होगा। टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से यहाँ पे ऑसिलेशन बढ़ गया है, तो अब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर इजी होगा, मतलब फास्ट होगा या स्लो होगा। अब यहाँ पे इस ऑसिलेशन की वजह से यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है उसका ऑसिलेशन, उसका स्पीड जो रहेगा वो कम हो जाएगा, और जब उसका स्पीड कम हो जाएगा इसका मतलब मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कम हो गया। टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से ऑसिलेशन बढ़ गया, और ऑसिलेशन बढ़ाने की वजह से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट स्लो हो गया, और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट स्लो होने की वजह से इनका कंडक्टिविटी कम हो जाएगा। समझे बात को? समझा नहीं समझा? क्लियर है? तो इन दोनों में कंडीशन अलग अलग है ना, इसमें कंडक्टिविटी की वजह कुछ और है और इसमें कंडक्टिविटी की वजह कुछ और है, और दोनों में कंडक्टिविटी का रीजन और होने की वजह से दोनों में टेम्परेचर के चेंज से कंडक्टिविटी का रिलेशन भी डिफरेंट है। समझ गए बात को? मुझे एम आई क्लियर? समझे ना? दोनों का कंडक्टिविटी का रीजन अलग है, और इसीलिए दोनों का टेम्परेचर के डिपेंडेंस भी अलग है। एक में कंडक्टिविटी टेम्परेचर के साथ कम हो रहा है और एक में टेम्परेचर के साथ बढ़ रहा है। सो बोथ आर शोइंग डिफरेंट नेचर ड्यू टू द स्ट्रक्चर। उनका स्ट्रक्चर कैसे है, वो कंडक्टिविटी किस प्रकार से शो करना चाहते हैं। क्या अब सब क्लियर हो गया या अभी भी कुछ बाकी है? अब क्लियर हो गया ना सब कुछ? ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं और इस कंडक्टेंस टॉपिक को यहीं पे खत्म कर देते हैं। ठीक है, अब आपके मन में क्वेश्चन आया होगा कि सर इसमें से हमारे काम का कौन है, इसमें से हमारे काम का कौन है। तो हम दोनों को थोड़ा थोड़ा यूज करते हैं। कभी हम लोग मेटालिक को यूज करते हैं, कभी हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक को यूज करते हैं।
ठीक है। तो मेटालिक इलेक्ट्रोलाइटिक दोनों को यूज करते हैं, लेकिन ज्यादातर हम इलेक्ट्रोलाइटिक को यूज करेंगे। हम ज्यादातर क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक को ही यूज करेंगे। अब मैं यहां से इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस जो है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस उसकी बात करता हूं। ठीक है, मेटालिक के बारे में ज्यादा नहीं सोचना है। हाँ, मेटालिक में आपको जो सोचना होगा वो क्या होगा, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। नाम सुना है आपने, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। फिजिक्स में पढ़ा होगा, शायद पढ़ा था। रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी, क्या ये फिजिक्स में पढ़ा है? तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपने फिजिक्स में पढ़ा है, और फिजिक्स में पढ़ा है तो केमिस्ट्री में नहीं पढ़ाऊंगा मैं। समझे बात को। व्हीटस्टोन ब्रिज, नाम सुना है व्हीटस्टोन ब्रिज का? अरे व्हीटस्टोन ब्रिज का नाम सुना है? फिजिक्स में पढ़ा है? फिजिक्स में पढ़ा है, इसलिए केमिस्ट्री में नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये जो टॉपिक्स है वो फिजिक्स में पढ़े हैं, तो केमिस्ट्री में नहीं पढ़ाऊंगा मैं आपको। ठीक है, बताऊंगा भी नहीं। रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी और व्हीटस्टोन ब्रिज ये फिजिक्स में आते हैं, और इसलिए उनको हम यहाँ पे कवर नहीं करेंगे। ठीक है ना, सेम टॉपिक दोबारा पढ़ने का कुछ मतलब नहीं बनता है। ठीक है, हाँ। अब कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ये इलेक्ट्रोलाइटिक का जो कंडक्टिविटी है, ये कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड रहेगा, वो हमको देखना है। The factors affecting the conductivity of electrolytic conductors या इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस किस के ऊपर डिपेंड रहेगा वो हम देखेंगे। ठीक है, पहली बात इंटरेक्शन। अब इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है? इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, सही है ना, इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन। ये इंटरेक्शन 3 टाइप का होता है। पहला जो इंटरेक्शन होता है वो होता है सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शन। इसका इंटरेक्शन सोल्यूट और सोल्यूट के बीच का इंटरेक्शन। तो अब इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस जो है वो आयंस के वजह से है। अब यहाँ पे हमने ये माना कि हमारे पास सोल्यूट के जो आयंस है, ये हमारा कटायन है और ये हमारा अनायन है। ठीक है, अब क्या हुआ, इन आयंस के बीच में, सोल्यूट और सोल्यूट के पार्टिकल के बीच में इंटरेक्शन है, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कम है, यहाँ पे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ज्यादा है। तो सिंपल सी बात है, इसमें जो इंटरेक्शन रहेगा वो ज्यादा रहेगा, इसमें जो अपोजिट चार्ज के बीच का इंटरेक्शन रहेगा वो कम रहेगा। सही है ना, तो सोल्यूट सोल्यूट पार्टिकल के बीच में इंटरेक्शन ज्यादा है, यहाँ पे सोल्यूट सोल्यूट के बीच में इंटरेक्शन कम है। 2 केस स्टडी कर रहे हैं, एक ही सॉल्यूशन की नहीं है, वो तो अलग अलग सॉल्यूशन है। तो इसमें इंटरेक्शन ज्यादा रहेगा, इसमें इंटरेक्शन कम रहेगा। ये है कंडीशन X और ये है कंडीशन Y। किस कंडीशन में आयंस का मूवमेंट इजी होगा? किस कंडीशन में आयंस का मूवमेंट इजी होगा? X में या Y में? Y में। इसका मतलब ये सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शन जितना ज्यादा रहेगा उतना ही इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी ज्यादा रहेगी या कम रहेगी? पहली बात, जितना सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शन ज्यादा रहेगा उतना ही इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी का वैल्यू ज्यादा रहेगा या कम रहेगा? इट विल बी लेस। सही है, तो पहला जो फैक्टर होता है ये होता है सोल्यूट और सोल्यूट के बीच का इंटरेक्शन। सही है ना, क्लियर है? तो सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शन यहां से डिपेंड करता है कि उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है। ठीक है, दूसरा जो इंटरेक्शन है इसको मैं बोलता हूं सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। इफ सॉल्वेंट और सॉल्वेंट पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा है तो वो सोल्यूट के पास जाने की कोशिश करेगा या नहीं करेगा? पहली बात देखो, सॉल्वेंट और सॉल्वेंट पार्टिकल के बीच का इंटरेक्शन ज्यादा है, इसका मतलब सॉल्वेंट पार्टिकल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। इसको बोल सकते हैं विस्कोसिटी, बोल सकते हैं ना विस्कोसिटी। क्या होता है विस्कोसिटी? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द सॉल्वेंट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल।
हम बोलते हैं ना ग्लिसरीन का विस्कोसिटी ज्यादा है और वाटर का विस्कोसिटी कम है, क्योंकि वाटर में जो वाटर के पार्टिकल्स के बीच का इंटरेक्शन कम होता है, लेकिन हम ग्लिसरीन को लगा के देखेंगे तो थोड़ा चिपचिपा होता है। इसका मतलब ग्लिसरीन और ग्लिसरीन के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होती है और इसलिए उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है। ठीक है, तो ग्लिसरीन और ग्लिसरीन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा है, OH ग्रुप ज्यादा है और इसीलिए उसमें इंटरेक्शन ज्यादा होता है। किसके बीच में? ग्लिसरीन और ग्लिसरीन के बीच में, मतलब सॉल्वेंट और सॉल्वेंट के बीच में। तो जितना ये सॉल्वेंट और सॉल्वेंट इंटरेक्शन ज्यादा रहेगा उतना ही विस्कोसिटी ज्यादा रहेगा। अरे विस्कोसिटी का मतलब समझ में आया? विस्कोसिटी इज नथिंग बट द इंटरेक्शन बिटवीन सॉल्वेंट एंड सॉल्वेंट। सही है। अब बता मुझे, यहां पे हमारे पास एक बीकर है, जिस बीकर में जब हमने लिया, हमारे पास यहाँ पे कंटेनर है जिसमें हमने वाटर को लिया, यहाँ पे दूसरे कंटेनर में हमने ग्लिसरीन को लिया। किसको लिया? ग्लिसरीन को। अब मैंने बोला मेरे पास जो यहाँ का Na+ है इसको यहाँ जाना है और यहाँ पे जो Na+ है इसको यहाँ जाना है। तो ग्लिसरीन और वाटर में से किस में ये कटायन इजीली ट्रेवल कर सकता है? किस में इजीली ट्रेवल करेगा? वाटर में या ग्लिसरीन में? अब ग्लिसरीन में क्यों नहीं जा पाएगा? क्योंकि जब ग्लिसरीन से वो जाने की कोशिश करेगा तो जब ये दो ग्लिसरीन के मॉलिक्यूल के बीच में से जा रहा है तो ये दो ग्लिसरीन के मॉलिक्यूल उसको जाने के लिए रास्ता नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि ग्लिसरीन का विस्कोसिटी ज्यादा है इसलिए, और वाटर का विस्कोसिटी कम है। इसका मतलब सॉल्वेंट और सॉल्वेंट के बीच का इंटरेक्शन जितना ज्यादा रहेगा उतना इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी का वैल्यू ज्यादा रहेगा, कम रहेगा। क्वेश्चन क्या है? सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच का इंटरेक्शन जितना ज्यादा रहेगा उतना ही इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी का वैल्यू कम रहेगा। नहीं समझा? अरे समझा है ना? क्यों ऐसा होगा? क्योंकि इसमें इंटरेक्शन ज्यादा होने की वजह से उसके बीच में से सॉल्वेंट सोल्यूट मॉलिक्यूल इजीली ट्रेवल नहीं कर पाएगा। तीसरा, इंटरेक्शन बिटवीन सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। इसको हम सॉल्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉल्वेशन। अब ये सॉल्वेशन कहां पे है? आपको क्वेश्चन आता है इन दोनों में से किसका सॉल्वेशन एनर्जी ज्यादा रहेगा? किसका सॉल्वेशन एनर्जी ज्यादा रहेगा? अब मैंने पूछा मेरे पास Na+ है और मेरे पास K+ है, इन दोनों में से किसका सॉल्वेशन एनर्जी ज्यादा होना चाहिए? क्या आपको सॉल्वेशन एनर्जी का मतलब पता है? डू यू नो द मीनिंग ऑफ सॉल्वेशन एनर्जी? एस और नो? क्या लगता है? सॉल्वेशन एनर्जी का मतलब पता है आपको? सॉल्वेशन एनर्जी का मतलब होता है जब भी किसी आयन को हम वाटर में ऐड करते हैं, सॉल्वेंट में ऐड करते हैं, वाटर की बात करता हूं मैं, ठीक है? तो अब मेरे पास यहां पे वाटर मॉलिक्यूल है S है, सो दिस इज पार्शियल नेगेटिव, दिस विल बी पार्शियल पॉजिटिव एंड दिस विल बी पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है, तो मैं यही मान के चलता हूं कि ये मेरा वाटर का स्ट्रक्चर है, बीच में ऑक्सीजन है और ये दोनों हाइड्रोजन है। दिस हाइड्रोजन हैविंग पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एंड ऑक्सीजन इज अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज। सही है। तो ये जो Na+ है जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल रहेगा ये इस मतलब इस Na+ को जब वाटर में ऐड करेंगे तो ये वाटर जो रहेगा वो Na+ के सराउंडिंग में चले जाएगा, उसको कवर करेगा। सही है। जब उसको ये कवर करेगा तो ये वाटर मॉलिक्यूल इस Na+ के साथ किसके थ्रू अटैच होगा? ऑक्सीजन के थ्रू अटैच होगा या हाइड्रोजन के थ्रू अटैच होगा? ये वाटर मॉलिक्यूल इस Na+ के साथ ऑक्सीजन के थ्रू अटैच होना चाहिए, हाइड्रोजन के थ्रू। व्हाई ऑक्सीजन के थ्रू? बिकॉज ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रॉन रिच वन एंड Na इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो अब क्या होगा? ये ऐसे हो जाएगा, ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन। और अब क्या होगा? इनके बीच में एक स्पेसिफिक टाइप का इंटरेक्शन रहेगा। मतलब अब क्या हो रहा है? ये सॉल्वेंट जो रहेगा वो इस आयन के साथ बॉन्ड बना रहा है। तो ये सॉल्वेंट इस आयन के साथ किसके थ्रू बॉन्ड बना रहा है? ऑक्सीजन के थ्रू।
तो जब भी हम किसी आयन को किसी सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो वो सॉल्वेंट क्या करता है, उस आयन के साथ एक बॉन्ड नहीं बनाता है, केमिकल बॉन्ड नहीं, फिजिकल बॉन्ड। और जब ये बॉन्ड बनाएगा तो वो एनर्जी को रिलीज करेगा, सही है ना। और जब ये आयन इस सॉल्वेंट के साथ बॉन्ड बनाएगा, इस वाटर के साथ बॉन्ड बनाएगा, उस टाइम पे वो एनर्जी को रिलीज करेगा। और यहाँ पे जो एनर्जी का चेंज होता है दैट इज कॉल्ड एज द सॉल्वेशन एनर्जी, दैट इज कॉल्ड एज सॉल्वेशन एनर्जी। जब किसी आयन को किसी सॉल्वेंट में ऐड करेंगे तो वो आयन क्या करेगा, उस सॉल्वेंट के साथ बॉन्ड बनाएगा, और जब वो सॉल्वेंट के साथ बॉन्ड बनाएगा तो वहां पे एनर्जी का चेंज होगा, और वहां पे जो एनर्जी का चेंज होगा उसको हम बोलेंगे सॉल्वेशन एनर्जी। क्या आपको सॉल्वेशन एनर्जी का मतलब समझ में आया? अब क्लियर है? क्लियर हो गया सॉल्वेशन एनर्जी? तो डिफिनेशन क्या लिख सकते हो, व्हेन अ solute or the ions is transferred into solvent, सॉल्वेंट में हमने ट्रांसफर किया, उस टाइम पे ये जो सॉल्वेंट रहेगा वो इस आयन के साथ इंटरेक्शन करेगा, और जब ये आयन के साथ इंटरेक्शन करेगा तो उस टाइम पे जो एनर्जी का चेंज होता है दैट इज कॉल्ड एज सॉल्वेशन एनर्जी, या तो उसको हाइड्रेशन एनर्जी भी बोल सकते हैं। जब वाटर रहेगा तो उसको हाइड्रेशन एनर्जी बोलेंगे, और जब नॉर्मल सॉल्वेंट रहेगा तो हम उसको सॉल्वेशन एनर्जी बोलेंगे। सॉल्वेशन एनर्जी इज अ यूनिवर्सल कंसेप्ट, हाइड्रेशन एनर्जी इज एप्लीकेबल ओनली फॉर वाटर, ये दोनों के बीच का डिफरेंस है। अब जब मैं बात करता हूं Cl- की, तो जब Cl- को जब वाटर में ऐड करेंगे तो ये Cl- के साथ ये वाटर इंटरेक्ट करेगा नहीं करेगा, करेगा नहीं करेगा, इंटरेक्शन करेगा नहीं करेगा, इंटरेक्शन करेगा। ये इंटरेक्शन किसके थ्रू होगा, हाइड्रोजन के थ्रू होगा या ऑक्सीजन के थ्रू होगा? ये किसके थ्रू होगा, हाइड्रोजन के थ्रू होगा। तो यहां पे जो रहेगा वो ऐसे रहेगा, उल्टा, ठीक है। तो इसमें जो इंटरेक्शन रहेगा वो ऐसे रहेगा, सही है। तो इलेक्ट्रॉन रिच के साथ हाइड्रोजन के थ्रू और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट के साथ ऑक्सीजन के थ्रू। इनके बीच का इंटरेक्शन कौन सा रहेगा, डायपोल डायपोल। इनके बीच का इंटरेक्शन कौन सा है, सॉल्वेंट और आयन के बीच का इंटरेक्शन कौन सा रहेगा, डायपोल डायपोल या आयन आयन। सॉल्वेंट और आयन के बीच का इंटरेक्शन कौन सा रहेगा, H बॉन्डिंग नहीं रहेगा। H बॉन्डिंग होने के लिए एसिडिक हाइड्रोजन होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, लेकिन हमारे सोल्यूट के पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं है, तो यहां पे होना चाहिए आयन आयन नहीं होगा। आयन आयन तब होता है जब दो आयन के बीच में, हमारे पास ये आयन है और ये हमारे पास पोलर है, तो यहां पे होना चाहिए आयन डायपोल इंटरेक्शन। क्या होना चाहिए, आयन डायपोल इंटरेक्शन। तो यहां पे होना चाहिए आयन डायपोल इंटरेक्शन। समझे बात को? अरे समझा नहीं समझा? ठीक है। तो Cl- और Na+ के साथ ऐसे होगा। अब मैं बोलता हूं Na+ और यहाँ पे K+, दोनों में से कौन वाटर के साथ ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बना सकता है? Na+ और K+, दोनों में से वाटर के साथ कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना सकता है? वही जिसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा, वही जिसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा, और उसी का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा जिसका साइज छोटा रहेगा। तो Na का साइज छोटा है तो Na का हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा रहेगा, मतलब Na+ का सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्शन ज्यादा रहेगा और K+ का सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्शन कम रहेगा। मैंने कम बोला, इसका मतलब बहुत कम नहीं रहेगा, कंपैरेटिवली कम होगा। तो Na का इंटरेक्शन ज्यादा है और K का इंटरेक्शन कम है। तो कौन से मॉलिक्यूल, कौन ये सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल किस आयन को ज्यादा टाइटली पकड़ कर रखेंगे? ये सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल किस आयन को ज्यादा टाइटली पकड़ कर रखेंगे? Na के पार्टिकल को ज्यादा टाइटली पकड़ेंगे। और जब ये Na के पार्टिकल को ज्यादा टाइटली पकड़ेंगे तो Na इजीली मूव हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? तो किसका मूवमेंट इजी होगा, किसका मूवमेंट इजी होगा, Na+ का या K+ का? K+ का। इसका मतलब K+ का मोबिलिटी ज्यादा रहेगा और Na+ का मोबिलिटी कम रहेगा।
समझे बात को? तो देखने में ऐसा लगता है कि Na का साइज छोटा है और K का साइज बड़ा है, तो Na+ का मोबिलिटी ज्यादा होना चाहिए, मतलब Na+ का जो आयन रहेगा वो ज्यादा फास्ट मूव होना चाहिए कंपेयर टू K+, बट रियल में ऐसा नहीं होगा। रियल में क्या होगा, K+ के आयन का मोबिलिटी Na+ से ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो ये होता है कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक में फैक्टर नंबर 1 इंटरेक्शन। इंटरेक्शन हमने आज पढ़ा, बचे हुए जो पार्टिकल पॉइंट्स रहेंगे वो हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है।